तो मित्रों स्टार्ट करते हैं आज का अपना सी सेट के प्रैक्टिस सीरीज। और जो नए लर्नर हैं उन्हें पहले बता दें कि ये हमारी सी सेट की डेली प्रैक्टिस चली हुई है उन लोगों के लिए जिनका मतलब मैथ्स वगैरह ठीक नहीं है सी सेट में, इंक्लूडिंग में। तो यहाँ हम वो सारी टेक्निक्स वगैरह डिस्कस करते हैं साथ में। ये इसकी अप्रोच हमारी डिफरेंट है, राइट। मैं कोई भी आंसर देख के आपको नहीं बता रहा हूँ, मैंने पहले कभी ये पैसेज मतलब पहले नहीं पढ़ के रखे हुए हैं। तो हम यहाँ पे ऑन स्पॉट, राइट, और एग्ज़ाम हॉल की कंडीशंस में बिल्कुल कैसे हम इसको इन पैसेज को अटेम्प्ट कर सकते हैं, उस तरीके से हम ये अटेम्प्ट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का। और लास्ट में जो भी अपने आंसर्स होंगे, लास्ट में हम फिर मैच करेंगे कि हाँ कितने इस अप्रोच से कितने अपने सॉल्व हो पाए, ताकि हम वो रैशनैलिटी और वो रीजन ढूंढ पाए जिसके बेसिस पे हम आंसर ढूंढ सकते हैं अपने पैसेज को इंटरप्रेट करना सीखना हमने है, राइट। और वो होगा प्रैक्टिस से। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, कोई लेक्चर आपको ये सी सेट में पैसेज सेक्शन में एक्सपर्ट नहीं बना सकता। अगर आप इंग्लिश में पीएचडी किए आदमी को भी ये दोगे ना, तो वो भी अलग अलग इंटरप्रिटेशन करेगा। ये कोचिंग वाले तो खैर मतलब इनकी आंसर की ही ऐसी आती है कि उसके परगच्चे उड़ जाते हैं सी सेट के। इसमें 15 से 20 क्वेश्चन इनके, टोटल 30 में से कम 15 इनके गलत हो जाते हैं उसमें, क्योंकि यूपीएससी का आंसर कुछ और ही होते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। हमारी अप्रोच यही है कि पैसेज पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चन देख लो। ये हमारा 2021 की सेट ए, राइट, सेट ए का ये पैसेज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट में हम इसमें आज आंसर भी मैच करेंगे ताकि पता चले कि कैसा हमारा ये पूरा चल रहा है। और अभी तक हमने इसके 8 पैसेज 8 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, उसमें से सिर्फ एक हमारा रॉन्ग हुआ है। सो दिस इज द लेवल ऑफ एक्यूरेसी दैट वी वांट टू अचीव। अगर हम 30 पैसेज करते हैं तो मिनिमम उससे कम से कम 22 तो ठीक हो, राइट। इतने से काम चल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रिटिकल मैसेज। अब आपको पता चल गया होगा कि मैसेज में, इन्फेरेंस में, कंक्लूजन में, राइट, इन चीज़ों में डिफरेंस क्या होता है, एजम्पशंस में इनमें डिफरेंस क्या है। अब यहाँ मैसेज ये पूछ रहा है कि मैसेज क्या देना चाहता है। अभी देखो यहाँ, इंडियाज एनर्जी डिसीजन मेकिंग पॉलिसी प्रोसेस एवर मोर कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड हो सकता है, हमने पढ़ा नहीं है पैसेज। एंड इंडियाज एनर्जी एंड क्लाइमेट पॉलिसीज हैवीली ट्यून्ड। जब भी इस तरीके के वर्ड्स आपको मिले ना, टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो मतलब खुद ही एलिमिनेट करते चलो इनको, क्योंकि आपने जीएस का नॉलेज इसमें ज़रा लगाओ। क्या हमारी जो क्लाइमेट एनर्जी पॉलिसी है, क्या ये हैवीली ट्यून्ड है टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजीज को? क्या हम हर जगह, अब एसडीजी में ना, एसडीजी में आपके जीरो हंगर भी आता है, राइट। हंगर आता है, हेल्थ आता है, न्यूट्रिशन आता है। इन सब चीज़ों को हमने एनर्जी पॉलिसी में थोड़ी ना कंसिडर करना है, समझ गए ना। सो कॉम्प्रिहेंसिवली सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करो। अभी मान के चलो कि ये रॉन्ग है पहले ही बिना पढ़े। एंड इंडियाज एनर्जी एंड क्लाइमेट एक्शंस आर नॉट कंपेटिबल विद द ब्रॉडर सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल गोल। और ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट जा रही है, दोनों स्टेटमेंट्स, राइट। हो सकता है ऐसी इसमें कोई बात कही गई हो, कंपेटिबिलिटी का इशू, लेकिन फिर भी इसे डाउटफुल रखो ज़्यादा, क्योंकि यहाँ नॉट कंपेटिबल बोला हुआ है कि भैया नॉट कंपेटिबल। अगर ऐसा बोला है कि अगर ऐसा थोड़ा लाइट वर्ड भी यूज़ किया होता कि येस ये जो है हम उतना अचीव नहीं कर पा रहे हैं जितने डिजायर्ड गोल है, यहाँ बोला नॉट कंपेटिबल। इट मीन्स यहाँ पे इसकी हमारी जो एनर्जी एंड क्लाइमेट एक्शन है, उनके उनकी उनके नेचर पे ही क्वेश्चन उठा दिया गया है कि भैया जिस तरीके से आप एक्शन ले रहे हो, ये आपके ब्रॉडर सोशियो इकोनॉमिक गोल्स के साथ जा ही नहीं रहे हैं, पहले ही एलिमिनेट कर दो। एंड इंडियाज एनर्जी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, सप्लाई ओरिएंटेड। मैं बता रहा हूँ इन सब का आंसर, इन सबको हटा दो और आंसर ए ही आना चाहिए इसका। अभी ऊपर देखते हैं, राइट, क्योंकि ये सब चीज़ें यूनिट। और ये देखो, मैंने पहले भी बताया आपको, मैसेज ना हमेशा पॉजिटिव होगा, मैसेज हमेशा पॉजिटिव होगा, मैसेज हमेशा कुछ सजेस्ट करने की कोशिश करेगा फ्यूचर के लिए। इसमें हर चीज़ें नेगेटिव बताई गई है, ये डिस्क्रिप्शन हो सकती है, मैसेज नहीं। पहले ही समझो, मैं बिना पढ़े इसका आंसर ए लगा रहा हूँ, राइट। इस पे हम अभी जरा देखते हैं, बिना पढ़े हम इसका आंसर ए लगा के देखते हैं, राइट। देखते हैं फिर बाद में क्या इसका आंसर आता है। अभी देखो जरा थोड़ी देर के लिए है ना, थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं कि क्या मतलब कहाँ जा रहा है मामला। इंडिया फेसेस ए चैलेंजिंग इमीडिएट फ्यूचर इन, है ना, चैलेंजिंग। इंडिया फेसेस ए चैलेंजिंग इमीडिएट फ्यूचर इन एनर्जी एंड क्लाइमेट मेकिंग पॉलिसी। द प्रॉब्लम्स आर मल्टीपल। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, क्या क्या है? स्पटरिंग फॉसल फ्यूल प्रोडक्शन, ठीक है, कैपेबिलिटीज़, ओके। लिमिटेड एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, ओके। मॉडर्न कुकिंग फ्यूल वगैरह वगैरह। इतनी सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपको बोल रहा है ये पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है ना। राइजिंग फ्यूल इंपोर्ट वगैरह, ये हमारे चैलेंजेज है सारे। ये देखो जहाँ जहाँ कॉमा लग रहे हैं, सप्लाई चेन एक चैलेंज है, नॉट लिस्ट। ग्रोइंग एनवायरमेंटल कंटेस्टेशन, ये भी एक चैलेंज है, वाटर और एयर के आसपास, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ तक ये चैलेंज ही चैलेंज मेंशन किए हुए हैं, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बोला हुआ है कि मल्टीपल चैलेंजेस है, बट ऑल इज़ नॉट ब्लीक,
है ना, सब कुछ उल्टा ही नहीं चला हुआ है ना, ये बोल रहा है बट को अंडरलाइन करो कि सब कुछ उल्टा ही नहीं चल रहा है, मतलब सब कुछ गलत नहीं है, थोड़ा सही भी चल रहा है। क्या कि ग्रोइंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम्स, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम भी चल रहे हैं, एंड इंटीग्रेटेड अर्बनाइजेशन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी डिस्कशन इन रोड्स टू एनहांसिंग energy access and security and bold renewable energy initiatives even if not fully conceptualized suggest the promise of transformation। देखो ध्यान से देखो, यहाँ बोला है कि ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही है, चैलेंजेस बहुत है बट ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही है। अब यहाँ देखो क्या यहाँ पे कहीं है इकोनॉमिक एनवायरमेंटल, ये बात कहीं लिखी हुई है कि हमारी जो क्लाइमेट एक्शन पॉलिसी है ये इतनी खराब है कि इट इज़ नॉट कंपेटेबल, नो, कहीं नहीं हमने देखा। इंडियाज एनर्जी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड सप्लाई ओरिएंटेड, ऐसी तो बात ही नहीं हुई है भाई, डिमांड ओरिएंटेड वगैरह, मतलब सप्लाई ओरिएंटेड की बात है कि भैया हम सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहे हैं, है ना, सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहे हैं, नो, सिर्फ ऐसी बात थोड़ी ना है। यहाँ देखो यहाँ बोला हुआ है कि ये सब चीज़ें भी हमारी चल रही है ना, इन रोड्स टू एनहांसिंग एनर्जी सिक्योरिटी वगैरह, बोल्ड रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव, इन सब चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं, है ना। सो ऐसा नहीं है कि हम जो है सिर्फ सप्लाई पे काम कर रहे हैं, सो ये भी हटा दो। सो आंसर शुड बी योर ए शुड बी आंसर, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था। बाकी देखते हैं, इस पे बेट लगाते हैं, लास्ट में देखेंगे कि यूपीएससी का आंसर की में क्या है। अभी देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पैसेज देखते हैं, राइट। सो ये डिस्कशन में ज़्यादा टाइम हम थोड़ा लगा रहे हैं, राइट, टाइम थोड़ा कम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रिटिकल मैसेज, फिर से यहाँ मैसेज पूछा हुआ है, फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट ढूंढो, मैसेज शुड बी फ्यूचरिस्टिक, राइट, ये डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा कभी भी मैसेज। मैसेज देखो, सोचो ना खुद भी, अगर आप समाज को कोई मैसेज देना चाहते हो तो क्या मैसेज देना चाहोगे, फ्यूचरिस्टिक दोगे। अब यहाँ देखो, पीपल शुड अवॉइड कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट ऑफ, फ्यूचर की बात तो कर रहा है लेकिन शुड अवॉइड कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट ऑफ एनिमल फार्मिंग, इसे पहले ही हटा दो, जीएस का नॉलेज इसमें अप्लाई करो। भैया एनिमल फार्मिंग का प्रोडक्ट ना आपका गोबर भी होता है, अगर, है ना, यहाँ हम तो गोबर को प्रमोट कर रहे हैं कि भैया आप एग्रीकल्चर में इसका यूज करो, एनिमल फार्मिंग का प्रोडक्ट आपका मीट भी होगा। क्या मतलब कोई आपको ऑथर ऐसा मिलेगा जिसने बोला कि मीट खाना ही बंद कर दो, नो, छोड़ो इसे। फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन शुड बी रिप्लेस्ड विद फूड्स ऑफ प्लांट ओरिजिन, नो, ये वही बात तो कर रहा है, ये वही बात कर रहा है। ऐसा रेडिकल मैसेज नॉर्मली कोई नहीं देगा, इसे भी हटा दो, बिना पढ़े आंसर लगाओ। एंड यूजिंग एंटीबायोटिक्स ऑन एनिमल शुड बी बैंड, है ना, एंटीबायोटिक्स ऑन एनिमल शुड बी, इसे स्टैंड बाय मोड में रखो। हालांकि मतलब ये भी एकदम बहुत ही एक्सट्रीम यहाँ पे ये सारी चीज़ें बता रहा है। देखो एंटीबायोटिक्स बैन, है ना, फॉर एग्जांपल अगर एनिमल को बुखार आ जाए तो अगर आपने एंटीबायोटिक्स यूज करना बंद कर दिया हुआ है ना, बैक्टीरिया की वजह से बुखार आया हुआ है, तो देखो, है ना, अब प्लेन ये स्टेटमेंट को प्लेन स्टेटमेंट जैसे लिखा हुआ है वैसे ही कंसिडर करो, ये तो हट गया फिर, है ना, इसे भी हटा दो, ऐसा कोई नहीं सजेस्ट करेगा नॉर्मली। एंटीबायोटिक्स शुड ओनली बी यूज टू ट्रीट डिजीजेज, ये दोनों एक जैसी चीज़ के बारे में बात कर रही है लेकिन बिल्कुल उल्टे हैं। सो दिस शुड बी द आंसर, है ना। अभी देखते हैं ऊपर, जरा ऊपर देखते हैं क्या एंटीबायोटिक्स की क्या बात कर रहा है, ये कंफर्मेशन ले लेते हैं कि देर आर रिपोर्ट्स दैट सम ऑफ द एंटीबायोटिक्स की बात तो हो रही है यहाँ, तो ठीक है, आर सोल्ड इन द मार्केट, आर फेड टू पोल्ट्री एंड अदर लाइफ स्टॉक एज ग्रोथ प्रमोटर के तौर पे कई एंटीबायोटिक्स का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, राइट, एक दूध की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आई थिंक इट इज़ डाइक्लोफिनाक, है ना, पशुओं को दी जाती है यार, है ना, एक आई थिंक एक दो एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं, डाइक्लोफिनाक इज़ नॉट एन एंटीबायोटिक ऑल्दो, राइट, एक दो ऐसे एंटीबायोटिक्स है जो कि मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं कई सारे गायों वगैरह में, राइट, तो डेयरी इंडस्ट्री में। सो ये उसकी बात कर रहा है, राइट, ये एक चैलेंज की बात कर रहा है यहाँ पे। Overusing these substances can create super bugs, pathogens and that are resistant। अब देखो ये सुपर बग क्या होता है, सुपर वीड क्या होता है और सुपर फूड क्या होता है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने जीएस के लिए पढ़ लेना एक बार, राइट, ये मैं आपको जीएस की नॉलेज यहाँ पे साथ में दे रहा हूँ। सुपर बग पैथोजन दैट आर रेजिस्टेंट टू मल्टीपल ड्रग्स एंड शुड बी पास्ट, राइट, यहाँ ड्रग्स रेजिस्टेंस की बात कर रही है, एंड शुड एंड कुड बी पास्ट, ठीक है, तो बहुत सारी ड्रग रेजिस्टेंस की यहाँ पे बात हो रही है जो कि ह्यूमन तक आ सकती है। माइंडफुल ऑफ दैट, राइट, माइंडफुल ऑफ दैट सम फार्मिंग कंपनीज हैव स्टॉप्ड यूजिंग द, फार्मिंग कंपनीज की बात हो रही है, द ड्रग टू मेक चिकन गेन वेट फास्टर, ओके, इन्होंने जो है चिकन का वेट गेन करवाने के लिए ये एंटीबायोटिक्स का यूज करना बंद कर दिया है। सिंस डेनमार्क बैंड एंटीबायोटिक ग्रोथ प्रमोटर्स, एंटीबायोटिक ग्रोथ प्रमोटर को बैन करने की बात कर रही है। इन 1990s द मेजर पॉर्क एक्सपोर्टर सेज प्रोड्यूसिंग मोर पिग्स एंड एनिमल गेट्स
ओके ओके, तो एनिमल्स में फ्यूअर डिजीजेस तब से लेके हो रही है क्योंकि एएमआर घटा होगा। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक ग्रोथ प्रमोटर को बैन करने की बात हो रही है, टोटल पूरे एंटीबायोटिक्स बैन करने की बात नहीं हो रही है, इसकी तो बात हुई नहीं है। ऐसी कोई बात हुई कि भैया फूड है ना, फूड प्लांट के ओरिजिन नो, इस फूड को, ऐसा तो कुछ बात नहीं हुई। एंड पीपल शुड अवॉइड कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट ऑफ एनिमल फार्मिंग, ऐसी भी बात नहीं हुई है यहाँ पे, कंजम्पशन की बात ही नहीं हो रही है। यूजिंग एंटीबायोटिक्स ऑन एनिमल शुड बी बैंड, नहीं, ऐसा भी नहीं है, राइट, बाद में देखते हैं। तो मैं यहाँ पे डी ऑप्शन पे अपना जो है खेल खेलता हूँ जरा, राइट। आगे चलते हैं, लास्ट में हम कंफर्म जरूर करेंगे। सो हम यहाँ पे वो लॉजिक वो रीजन, वो रैशनैलिटी यहाँ पे सीख रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, थर्ड पैसेज देखते हैं, सीधा पहले देख लेते हैं। यहाँ बोला है एजम्पशन, और मैंने बात की हर बार एजम्पशन वाले क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं। एजम्पशंस, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर वन ऑफ द रीजंस फॉर हाई फूड प्राइसेस। हो सकता है ना, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हो सकता है वन ऑफ द रीजन की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि सोल रीजन। ओके, हो सकता है, स्टैंड बाय मोड में रखो। इफ देयर इज फूड क्राइसिस इन द वर्ल्ड इन नियर फ्यूचर इट विल बी इन एमर्जिंग इकोनॉमी, विल बी इन एमर्जिंग, हटा दो इसे। फूड क्राइसिस ना पूरी दुनिया में होगा गुरु, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली, अब जीएस का नॉलेज लगाओ इसमें, रिसेंटली आपका यूक्रेन का फूड क्राइसिस आया, यूक्रेन ने अपना वीट एक्सपोर्ट करना बंद किया, तो वेस्टर्न कंट्रीज में भी बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ पे वीट के प्राइसेस बढ़ गए। हटाओ इसे तो पहले ही हटा दो, अब ये चेक करना है हमने, पहले हटा दो इसे, राइट। एजम्पशंस की यहाँ पे बात हो रही है कि क्या बोल रहा है ऑथर, कि पॉलिसी मेकर्स एंड मीडिया हैव प्लेस्ड ब्लेम फॉर skyrocketing the food prices on the variety of factors, बहुत सारे फैक्टर है, इंक्लूडिंग हाई फ्यूल प्राइसेस, बैड वेदर इन फूड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, ठीक है, फूड प्रोड्यूसिंग कंट्री में बैड वेदर होना, एंड डाइवर्जन ऑफ लैंड टू नॉन फूड प्रोडक्शन। इंक्रीज्ड एम्फेसिस हाउएवर हैज बीन प्लेस्ड ऑन सर्ज ऑफ डिमांड फॉर फूड एंड मोस्ट पॉपुलस emerging, okay, from the most populous emerging economies. It seems highly probable that mass consumption in these countries could be poised to create food crisis, ठीक है। तो has been placed on surge in demand for food from most populous emerging economies. Okay, it seems highly probable that consumption in these countries could well be poised टू क्रिएट फूड क्राइसिस। खैर, हमने जो है ना यहाँ पे वेरीफाई सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट करनी थी, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट यहाँ देखो ऐसी तो कहीं बात नहीं की हुई है कि सिर्फ इमर्जिंग इकोनॉमी में आपको फूड क्राइसिस आएगा, इसे हटा दो। फर्स्ट, कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर वन ऑफ द रीजंस फॉर हाई फूड प्राइसेस, राइट। सो ऑयल प्रोड्यूसिंग, राइट, हो भी सकता है ये एक ऑप्शन, राइट। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तभी मैंने बोला assumptions are always confusing, but still I still doubt this statement. There is some internal feeling जो कि कह रहा है कि फॉर एग्जांपल देखो, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर वन ऑफ द रीजंस फॉर हाई फूड प्राइसेस। यहाँ बोला हुआ है, यहाँ इन्होंने बोला हुआ है कि इंक्लूडिंग हाई फ्यूल प्राइसेस, देर इज नो एक्सप्लेनेशन कि भैया ये फ्यूल प्राइसेस बढ़े कैसे हैं, क्या इस फ्यूल प्राइसेस को बढ़ने में ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का रोल है, समझ गए। हो सकता है ये फ्यूल प्राइसेस किसी और चीज की वजह से बढ़े हो सकता है फ्यूल प्राइसेस आपके बढ़ने का एक कारण ये भी है कि मतलब हमने इतना फ्यूल खोद दिया हो कि अब हमारे पास फ्यूल ही कम बचा हुआ है, समझ गए। या फिर फ्यूल सिर्फ ऑयल का थोड़ी ना होता है, सिंपल बात, एक और चीज, फ्यूल सिर्फ नेचुरल ऑयल ही होता है क्या, नो, ये तो कोल भी हो सकता है, कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री, समझ गए। ये तो कोल भी हो सकता है, फ्यूल तो आपका बायोफ्यूल भी हो सकता है, फ्यूल तो आपका न्यूक्लियर फ्यूल भी हो सकता है। सो यहाँ कंट्रीज के बारे में बात नहीं हुई है, फ्यूल प्राइसेस की बात हुई है, समझ गए। सो आई थिंक, है ना, आई थिंक आंसर शुड बी, है ना, डी, डी शुड बी द आंसर, जितना मुझे लग रहा है डी शुड बी द आंसर। बाकी मैथ्स तो करते ही हैं बाद में, राइट, राइट। एक बार देख लेते हैं। अब देखो इधर फिर से एजम्पशन पूछा हुआ है, एजम्पशंस के क्वेश्चन हमेशा बहुत ट्रिकी होते हैं। एजम्पशन मीन यू आर अज्यूमिंग समथिंग बेस्ड ऑन द डेटा जो कि आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। राइजिंग जीडीपी इज एसेंशियल फॉर कंट्री टू बी अ डेवलप्ड कंट्री, राइट। राइजिंग जीडीपी इज एसेंशियल, डाउटफुल है ना। जीडीपी इज एसेंशियल फॉर कंट्री टू बी ए डेवलप्ड कंट्री, राइट। हालांकि प्रोडक्शन बढ़ना तो चाहिए, हो सकता है ना, ऊपर देखते हैं पहले। राइजिंग जीडीपी गारंटीज द रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये तो पहले ही हटा दो, ये पहले ही हटा दो। आपने पढ़ा होगा आजकल इंडिया की जीडीपी राइज कर रही है, बावजूद इसके जो इंडिया में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत स्क्यूड है। हमारी जो मोर देन 57% ऑफ वेल्थ है वो सिर्फ 1% लोगों के पास है, समझ गए। ये तो पहले ही हटा दो। अब कंफर्म करनी है हमने सिर्फ एक स्टेटमेंट, बनाओ जरा एजम्पशन, ऊपर पढ़ते हैं जरा इसको, कि
सेंट्रल मैसेज ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ये मॉडर्न डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है, इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इनकम ग्रोथ होनी चाहिए, बाय विच मेंट ग्रोथ ऑफ जीडीपी, जीडीपी का ग्रोथ होना चाहिए, राइट। In theory, rising GDP creates employment and investment opportunity. Investment opportunity and employment. Okay. As income grow in country where the level of GDP once low, household communities and governments are increasingly able to set aside some funds. Okay, some funds for production of things that make good life, जो कि अच्छी life बनाते हैं, right? And today GDP has assumed such a significant place in development lexicon that if someone mentions economic growth, we know they mean the growth in GDP. यार इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज है ना, एक मिनट, राइट, यहाँ डेवलप्ड इकोनॉमी की बात कर रहा है, ये डेवलप्ड कंट्री बनने के। सो राइजिंग जीडीपी इज एसेंशियल, इकोनॉमिक ग्रोथ वी नो दे मीन ग्रोथ ऑफ जीडीपी। So economic growth does not necessarily है ना mean developed country, I think, right? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ चाइना में एक्सेप्शनल हुई है। चाइना इज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर यूएसए एंड योर sorry, it is second largest after यूएसए, राइट। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से लार्जेस्ट आता है ये, राइट। सो चाइना में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई बट स्टिल उसका डेवलप्ड स्टेटस तो नहीं है ना, वो खुद को डेवलप्ड कंट्री तो उसको कंसिडर नहीं किया जाता है वैसे ग्लोबली, राइट, डब्ल्यूटीओ के अंडर भी वो। सो मैं जाऊंगा डी के लिए, राइट, डी। लेकिन लग तो रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट हो सकती है, बट स्टिल आई वुड गो विद डी ऑप्शन। अभी जरा मतलब काफी लंबा हो गया है, अभी चेक कर लेते हैं, राइट। मेरे पास आंसर की भी है, आज से ये एक नया चीज स्टार्ट करते हैं, जरा चेक कर लेते हैं कि आंसर की में क्या लिखा हुआ है, राइट। सो हमारा ये कौन सा क्वेश्चन था, एक सेकेंड यार, ये पेन का बहुत इशू होता है। सो चेक कर लेते हैं। सो हमने यहाँ 24th से शुरू किया, राइट, 24th का हमने डी लगाया था, चेक करते हैं जरा। 24th सीरीज यही है ना, हाँ ए है। 24th यस, 24th इज डी, 24th डी। देखो 24th डी, 23rd डी, हमने डी लगाया था, डी आया, समझ गए, वेरी गुड वेरी गुड। सो इसके ऊपर 1 सेकेंड गाइस, 23rd और 22nd का डी और 21st का ए, चेक करते हैं हमने क्या लगाया था। 22nd का डी, बढ़ती हुई जीडीपी, ओके नो नो, 22nd का डी, यस 22nd का डी, डी एंटीबायोटिक शुड ओनली बी यूज टू ट्रीट डिजीजेस, डी आया ना, डी आया ना, मैंने बोला था ना, डी आया। और ये 23rd का क्या था हमने लगाया हुआ, इंडियाज एनर्जी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज एवर मोर कॉम्प्लेक्स, ये लगाया था शायद हमने, इनको तो एलिमिनेट किया हुआ था। चेक करते हैं, मैं भूल गया यार क्या था इसमें आंसर की में दिया हुआ। एंड 21st का ए, यस 21st का ए, समझ गए। सो अभी तक हमने अपने लॉजिक ट्रिक्स के माध्यम से 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हुए हैं, और 12 में से सिर्फ एक रॉन्ग हुआ है गाइस, दैट इज द लेवल ऑफ एक्यूरेसी दैट वी वांट, राइट। सो आई होप ये जो लेक्चर है ये आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर पा रहे होंगे। लंबे जा रहे हैं थोड़े लेक्चर यार, एक्सप्लेनेशन में मुझे टाइम ज्यादा लग रहा है, कल से मैं एक्सप्लेन उतना नहीं करूंगा, है ना, क्योंकि आपका टाइम भी प्रेशियस है। 4 क्वेश्चन आपके, 4×3 = 12, ज्यादा 12 से 15 मिनट की बननी चाहिए थी, ये 20 मिनट की बन रही है। आई एम सॉरी फॉर दैट, कल से कोशिश करेंगे कि ये रिड्यूस्ड हो। सो कीप सपोर्टिंग, कमेंट में जरूर बताइए कि मतलब ये लेक्चर कैसे जा रहे हैं। सी सेट है, हो सकता है बोरिंग लग रहा हो थोड़ा, क्योंकि मैं ये पैसेज पढ़ने पड़ते हैं, राइट। सो उन चीज़ों पे लेकिन हम काम जरूर कर रहे हैं चीज़ों पे, राइट। ये आपको रिजल्ट देगी ये चीज़ डेफिनेटली। सो वो लॉजिक हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज, एज यू नो, लव यू ऑल। कहाँ है यार ये।